जय हिंद साथियों। आज हम लोग 27 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट से रिलेटेड। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी? इंडिया, ठीक है, आई इंडिया, एफ से फ्रांस और यू से यूएई। ठीक है, आई एफ यू याद रखिएगा। ठीक है, आई एफ यू। ठीक है, डेजर्ट नाइट। ठीक है, डेजर्ट नाइट आई एफ यू। इंडिया, फ्रांस और यूएई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, और ये कहाँ पे होगी? ये हो रही है अल दफरा बेस पे। ठीक है, अल दफरा एयरबेस जो कि यूएई में स्थित है। ठीक है, यूएई में जो स्थित है अल दफरा बेस, वहाँ पे एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है? यहाँ पे याद रखना है कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है। आईएफयू, इंडिया, फ्रांस और यूएई। और ये कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है यूएई के अल दफरा एयरबेस में। ठीक है, अल दफरा एयरबेस में। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये इन्वेस्टमेंट फोरम, जिसके अंतर्गत क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तो ये नीति आयोग की इनिशिएटिव है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, प्लस यूनाइटेड नेशंस की फाओ एफ एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट फोरम जो है रिलेटेड टू क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो नीति आयोग प्लस एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री प्लस एफएओ। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 लोग मिलकर ये इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किए हैं, जिसके अंतर्गत क्या होगा, ये लोग डेवलप करेंगे ऐसा फोरम जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी किसके लिए? रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स के लिए। रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम क्या होते हैं? जो कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो बदलते क्लाइमेट चेंज में, बदलते पर्यावरण में जो एग्री फूड सिस्टम है, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो सस्टेन कर पाए, उसको कहेंगे रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम, जो कि जिसमें रेजिलियंस बिल्ड हो पाए क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए जो रेजिलियंस डेवलप कर पाए, वैसा होगा क्लाइमेट रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स किसके होते हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के होते हैं। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। कितने का? 1070 करोड़ का। किस लिए? 14 पेट्रोल वेसल्स को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को एक्वायर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ ये पार्टनरशिप की है। कितने की है? तो 1070 करोड़ की ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया सेल्फी पॉइंट। ये कहाँ खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में क्या खोला गया है? इंडिया सेल्फी पॉइंट। ठीक है, किसने खोला है? इंडियन आर्मी ने खोला है। ठीक है, डैगर डिवीजन है जो इंडियन आर्मी की, उसने खोला है। ठीक है, डैगर डिवीजन है जो इंडियन आर्मी की, उन्होंने इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है नियर एलओसी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा सेल्फी पॉइंट कहाँ पे खोला गया है। तो बार बार सेल्फी लेना है तो बार से याद रखेंगे बारामूला। ठीक है, बारामूला, बारामूला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। ठीक है, बार बार सेल्फी लेना है ना, बार बार, बार से क्या है? बार से है 12। ठीक है, बार से याद रखेंगे 12। बार बार क्या है? बार से है, बारह से है बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एना मारेस्क से रिलेटेड। तो ये पहली ऐसी कंटेनर शिप बनी है जिसको फ्यूल किया जाएगा ग्रीन मिथनॉल से। ठीक है, एना मारेस्क जो है पहली ऐसी कंटेनर शिप बनी है जिसको ग्रीन मिथनॉल से फ्यूल किया जाएगा, जिसके अंदर ग्रीन मिथनॉल वाला फ्यूल पड़ा रहेगा। ठीक है, एना मारेस्क याद रखेगा, एना मारेस्क। और ये इसकी कंपनी कौन है? कंपनी है मारेस्क, और कंटेनर का नाम है एना मारेस्क। ठीक है, एना मारेस्क। ठीक है, एना मारेस्क। ठीक है, जो भी आप समझना चाहें, प्रोनाउंस करना चाहें, कैसे भी कर सकते हैं, बस याद रखने वाली बात यह है कि इन्होंने फ्यूल के नाम पे क्या यूज़ किया है? ग्रीन मेथनॉल यूज़ किया है। ठीक है, इन्होंने ऐसे कन्वेंशनल डीजल या पेट्रोल नहीं यूज़ किया है, ग्रीन मेथनॉल यूज़ किया है। ठीक है, ग्रीन मेथनॉल यूज़ किया है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, किसने? एना मार्स्क ने। ठीक है, तो एम से याद रखिएगा मार्स्क, और एम से ही मिथनॉल। ठीक है, हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि कौन सा फ्यूल यूज़ किया है एना मर्स ने, तो याद रखिएगा एम से मरस्क और एम से ही मिथनॉल। ठीक है, एम से ही मिथनॉल, तो इन्होंने ग्रीन मिथनॉल यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो है 6th बजट इन अ रो। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, वो अपना छठा बजट पेश करने वाली है हाल ही में। ठीक है, छठा बजट जो है 31 जनवरी को क्या किया जाएगा? प्लेस किया जाएगा, और सॉरी 1 फरवरी को प्लेस किया जाएगा, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो 6th बजट इन अ रो करने वाली जो पेश करने वाली छठा बजट, एक साथ छठा बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमन जी
कि ये एक बिग अचीवमेंट है, ठीक है। और इसी की तरीके से मोरारजी देसाई ने भी किया था, पर उन्होंने कुल मिला के 10 बजट पेश किए थे, ठीक है। उन्होंने मैक्सिमम 10 बजट पेश किए थे, ठीक है, मोरारजी देसाई ने, ठीक है। हाईएस्ट बाय एनी फाइनेंस मिनिस्टर, तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले जो मिनिस्टर साहब थे वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। और इन्होंने भी छः बार लगातार बजट पेश किया था, ठीक है। वैसे ही निर्मला सीतारमन जी भी 6 बार लगातार बजट पेश करने वाली महिला बनेंगी, वित्त मंत्री बनेंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, निर्मला सीतारमन कौन सा बजट पेश करने वाली है, तो 6th बजट। इससे पहले किसने किया है, इससे पहले मोरारजी देसाई ने किया है। और उन्होंने और कितने बजट पेश किए हैं, तो उन्होंने टोटल मिला के 10 बजट पेश किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा किसी एक वित्त मंत्री के लिए सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाला ये रिकॉर्ड है, 10 बजट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एयर इंडिया के बारे में। तो एयर इंडिया के ऊपर जुर्माना लग गया है लगभग 1 करोड़ का, ठीक है। 1 करोड़ का जुर्माना लग गया है, क्यों? क्योंकि इनके पायलट ने ये बताया था कि इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है या कम है एयर इंडिया के जो भी विमान हैं, जैसे पर्टिकुलरली एयर इंडिया B777 प्लेन्स में, ठीक है। जो B77 प्लेन्स हैं एयर इंडिया के, उनमें जो जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मास्क है वो नहीं है, ठीक है। और सॉरी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई और एयर इंडिया B77 प्लेन्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लाई, जो इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई है उसके ना होने की वजह से एयर इंडिया में कितने रुपए का जुर्माना भरा है, तो 1 करोड़ रुपए का लगभग जुर्माना दिया गया है, ठीक है। 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना इनके ऊपर लगा है, ठीक है। याद रखिएगा किसके ऊपर लगा है, तो एयर इंडिया के ऊपर लगा है। और ये भी याद रखिएगा कि किस वजह से लगा है, क्योंकि इनके पास इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, एक पायलट ने इसकी जानकारी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है एलाबामा, ठीक है। एलाबामा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस से किसी को एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब किसी को मार दिया गया है या किसी को दंड दिया गया है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, दंड दिया गया है, ठीक है, दंड दिया गया है नाइट्रोजन गैस से, ठीक है। कन्विक्टेड मर्डरर थे केनेथ स्मिथ, उनको पहली बार ऐसा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस से उनको मार दिया गया है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट थ्रू नाइट्रोजन गैस दी गई है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, लीथल इंजेक्शन यूज़ किया जाता था, ठीक है। लीथल इंजेक्शन की जगह अब नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाएगा। और एलाबामा ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इनके यहाँ जिसने नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया है एग्जीक्यूट करने के लिए, कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए, मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करने वाला एलाबामा डिस्ट्रिक्ट पहला बना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एलाबामा क्यों न्यूज़ में था। अब यहाँ पे स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। तो स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, MP में हो रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में हो रही है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोर्स माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है प्रहलाद जोशी साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया है सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड एडिशन है स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का ये सेकेंड एडिशन है और ये कहाँ हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। M से मध्य प्रदेश और M से ही माइनिंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सॉरी ये माइनिंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है। M से ही माइनिंग कॉन्फ्रेंस और M से ही मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में ही सेकंड माइनिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेकंड स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में भी हो रही है, तो इसके लिए इन्हीं को फर्स्ट रैंक मिल जाती है, किस चीज़ के लिए, रिकॉग्नाइजिंग इट्स एफर्ट्स इन माइनिंग ऑक्शन, ठीक है। तो माइनिंग ऑक्शन में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को भी अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन मिला है, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा कि जो माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है वो कौन सा एडिशन हो रहा है, तो सेकंड एडिशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड एडिशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, M से माइनिंग और M से MP, ठीक है। मध्य प्रदेश तो MP में हो रहा है और इसमें अवार्ड किसने जीता है, तो MP ने ही जीता है, ठीक है। ये 3 डायमेंशन स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ हो रही है मध्य प्रदेश में, क्या हो रही है, तो सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग हो रही है, ठीक है। 63rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड भी कहाँ हुई है, भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, तो 1851 में बना था, ठीक है। जिसके अंतर्गत सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, 1851 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिट है, बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, ध्यान दीजिएगा, G77 प्लस चाइना की ये थर्ड साउथ समिट है, ठीक है, थर्ड साउथ समिट, ठीक है। इन सारे कीवर्ड पे बहुत ध्यान दीजिएगा, G77 प्लस चाइना थर्ड साउथ समिट, ठीक है, थर्ड साउथ समिट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी रिप्रेजेंट किया था इंडिया को किसमें, G77 प्लस चाइना की थर्ड साउथ समिट में। ये कहाँ हुई थी, तो ये युगांडा में हुई थी, ठीक है, युगांडा में हुई थी,
ठीक है, युगांडा में हुई थी। और इसकी थीम क्या है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ध्यान दीजिएगा, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। इसमें क्या क्या देखना है हम लोग को, सबसे पहले ये देखना है कहाँ हो रही है, तो युगांडा में हो रही है थर्ड साउथ समिट, ठीक है, थर्ड साउथ समिट कहाँ पे हो रही है, युगांडा में हो रही है। थीम क्या है, लीविंग नो वन बिहाइंड, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। और ये याद रखिएगा ये थर्ड साउथ समिट है, ठीक है, थर्ड साउथ समिट है, मतलब इससे पहले 2 साउथ समिट्स और हो चुकी होंगी, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो युवेरी कागुता मुसुवेनी, ठीक है, युवेरी कागुता मुसुवेनी यहाँ के प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पे आशा करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड और G77 प्लस चाइना की थर्ड साउथ समिट से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में देखेंगे, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है, भारत रत्न मिला है, ठीक है, इनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है, मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद मिला है, ठीक है, पॉस्थ्यूमसली इसी को कहते हैं, ठीक है, मरणोपरांत मतलब पॉस्थ्यूमसली मिला है, ठीक है। और ये कौन से रेसिपिएंट है, तो 49 नंबर के रेसिपिएंट है, ठीक है, ये 49 रेसिपिएंट है जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है, और 15 ऐसे हैं जिनको मरने के बाद मरणोपरांत पॉस्थ्यूमसली ये अवार्ड से नवाजा गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो दोनों ही रैंकिंग याद रखिएगा आप, 15th टू बी अकॉर्डेड पॉस्थ्यूमसली, मरणोपरांत इस सम्मान को हासिल करने वाले 15वें व्यक्ति बने हैं, और 49वें व्यक्ति बने हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको जन नायक भी कहा जाता था, ठीक है, इनको जन नायक भी कहा जाता था, और ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे, ठीक है, पहली बार 1970s 70 से 71, फिर 76 से शायद 78 तक, ये 2 टाइम लाइन थी इनकी चीफ मिनिस्टरशिप की, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये कहाँ से आते हैं, तो ये बिहार स्टेट से आते हैं, ठीक है, बिहार स्टेट से आते हैं, इनको भारत रत्न मिला है। तो ये 49वें ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और 15वें ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनको मरणोपरांत इस भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हम लोग ने कर्पूरी ठाकुर के बारे में सारी बातें देख ली। अब हम लोग स्मृति वन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। स्मृति वन क्या है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है जिसका नाम है स्मृति वन, एन अनपैरेलल्ड अपोथेसिस ऑफ कमेमोरेशन टू 2001 विक्टिम्स ऑफ गुजरात अर्थक्वेक, ठीक है। तो गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में, भुज अर्थक्वेक आया था जो कि काफ़ी विखंडनकारी और विनाशकारी था। तो उसको याद करते हुए स्मृति वन नाम की एक कॉफ़ी बुक टेबल लॉन्च की गई है, ठीक है, कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की गई है, जिसको लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल साहब ने, ठीक है। तो स्मृति वन याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, गुजरात के अर्थक्वेक से रिलेटेड है, जो 2001 में भुज अर्थक्वेक आया था, जो काफ़ी विनाशकारी था, जिसकी वजह से कई लोगों की जाने गई थी, बहुत जान माल की हानि हुई थी। उसको याद करते हुए स्मृति वन नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की गई है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल साहब द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है वायबिलिटी गैप फंडिंग विद 8500 करोड़, 8500 करोड़ किसके लिए, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, मान लीजिए कोई गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ फाइनेंशियल गैप्स है, तो वो गैप फुलफिल करती है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, वो फुलफिल करती है, वो फाइनेंशियल गैप फुलफिल करती है इंडियन गवर्नमेंट, उसी को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं, ठीक है। जो भी गैप है उसको फंड करने को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं, ठीक है। ये कितना राशि आवंटित हुई है, तो 8500 करोड़ की राशि आवंटित हुई है इसमें, किस चीज़ के लिए, तो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, याद रखिएगा कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च की गई है। और ये इसकी राशि कितनी है या इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये स्कीम है 8500 करोड़ की, ठीक है। ये किसके लिए है, तो ये कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए है। और गवर्नमेंट का एम क्या है, तो गवर्नमेंट का एम है कि 100 मिलियन टन्स को गैसिफाई करना है, ठीक है, 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल को गैसिफाई करना है बाय 2030, ठीक है, ये भी एक गोल है, ध्यान दीजिएगा, 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल को गैसिफाई करना है बाय 2030, ठीक है। और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें कोल इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें बेल इन्वॉल्व है, ठीक है, ये सब सारी अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम किसके लिए आई है, तो आई है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, कितनी 8500 करोड़ की, और गवर्नमेंट का एम क्या है, 100 मिलियन टन ऑफ कोल्स बाय 2030, ठीक है, 100 मिलियन टन ऑफ कोल्स बाय 2030,
30, ठीक है। ये सारे ही डेटा फैक्ट्स हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम। कृत्रिम क्या है? ये एआई स्टार्टअप है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है, ठीक है। तो ऐसा ये पहला फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न है, ठीक है, एआई स्टार्टअप यूनिकॉर्न है, ठीक है। और ये इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल जी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने एआई स्टार्टअप बनाया था जिसका नाम था कृत्रिम। कृत्रिम मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, ठीक है। कृत्रिम जो है ये हिंदी वर्ड है, एकदम क्लिष्ट हिंदी वर्ड है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल है तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है। किसने बनाया है? ओला के फाउंडर ने इनको बनाया है, और ये पहला ऐसा एआई स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया है, ठीक है, जिसको यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कृत्रिम, ठीक है। अब हम लोग कुछ बातें स्पोर्ट्स सेक्शन से देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है इस समय की, ये है कि रोहन बोपन्ना जो इंडियन टेनिस प्लेयर हैं, वो नंबर वन डबल्स रैंकिंग में आ गए हैं, ठीक है। तो नंबर 1 का स्थान करने वाले रोहन बोपन्ना जो हैं ओल्डेस्ट व्यक्ति बने हैं, सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, जिनकी उम्र है 43 ईयर्स, ठीक है। तो 43 ईयर्स में नंबर वन की रैंकिंग हासिल करने वाले इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना पहले ऐसे इंसान बने हैं जो इतनी उम्र दराज में मतलब 43 ईयर्स की एज में नंबर 1 की रैंकिंग उन्हें हासिल हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना को नंबर 1 रैंकिंग हासिल हुई है, एंड ही इज़ द ओल्डेस्ट नंबर 1 टू होल्ड दिस रैंकिंग, ठीक है। तो सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी हैं जो कि नंबर 1 की रैंकिंग पे है मेंस डबल्स रैंकिंग में टेनिस में, वो रोहन बोपन्ना की है, ठीक है। इन्होंने कब यह रैंकिंग हासिल की थी? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद ये रैंकिंग हासिल की है, ठीक है। और इनके पार्टनर कौन थे क्वार्टर फाइनल में? तो इनके पार्टनर थे मैथ्यू ईबडन, ठीक है। तो इन्होंने ये जो नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद की है, ठीक है। क्योंकि ये 43 ईयर्स के हैं, इसलिए ये एक अचीवमेंट हो जाता है, ठीक है। इससे पहले जो ये इतनी उम्र दराज में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले जो खिलाड़ी थे, वो थे अमेरिकन टेनिस प्लेयर माइक ब्रायन, ठीक है। अमेरिका के टेनिस प्लेयर थे माइक ब्रायन, जिन्होंने 41 साल की उम्र में, 41 ईयर्स ऑफ एज में उन्होंने नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की थी, ठीक है। अब कौन बन गए हैं? तो अब रोहन बोपन्ना बन गए हैं नंबर 1 मेंस डबल रैंकिंग्स में, ठीक है। डबल्स रैंकिंग है, याद रखिएगा, सिंगल नहीं है, डबल्स रैंकिंग है। और इनके साथ कौन है? तो इनके साथ है मैथ्यू एबडन। इन लोग ने कब हासिल की थी ये रैंकिंग? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद, ठीक है। क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद इन्होंने ये रैंकिंग हासिल की है। और रोहन बोपन्ना को रोहन बोपन्ना ने किसको सरपास किया है? तो अमेरिकन टेनिस प्लेयर माइक ब्रायन को सरपास किया है, जो कि 41 ईयर्स की एज में नंबर 1 टाइटल जीता था, नंबर 1 रैंकिंग पे थे मेंस डबल रैंकिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले याद रखिएगा टेनिस की रैंकिंग है ये, ठीक है, टेनिस की रैंकिंग है। किसने नंबर 1 हासिल किया है रैंक? तो रोहन बोपन्ना ने, ठीक है। रोहन बोपन्ना ने किसके साथ? मैथ्यू एबरडीन के साथ, ठीक है, मैथ्यू एबरडीन के साथ, ठीक है, मैथ्यू एबरडीन के साथ, ठीक है। कब हासिल की थी ये? तो ये क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद, किसका क्वार्टर फाइनल? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वार्टर फाइनल, ठीक है। और इन्होंने किसको सरपास किया है? तो माइक ब्रायन साहब को सरपास किया है, जो कि 41 ईयर्स की एज में क्या किए थे? नंबर 1 रैंकिंग हासिल किए थे, ठीक है। माइक ब्रायन जो यूएस से आते हैं, ठीक है। और रोहन बोपन्ना की एज क्या है? 43 है, जब उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है, मेंस डबल्स रैंकिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स देखेंगे। तो 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। हम लोग ने कल देखा था कि हम लोग ने 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था कल, और उसकी थीम क्या थी? ये सारी जो बातें हैं हम लोग ने पिछले वीडियो में की हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा। उसमें गैलेंट्री अवार्ड्स, उसमें पद्म अवार्ड्स, सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो वो जाके आप देख सकते हैं, कल ही की वीडियो है 26 जनवरी की, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और बातें। तो 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, और सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ठीक है। 26 जनवरी को ही हम लोग इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार कस्टम डे की थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, ठीक है। इस बार की ये थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, ठीक है। कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस इस बार की थीम है, ठीक है। अब यहाँ पे 27 जनवरी को हम लोग क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं? तो 27 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ हॉलोकास्ट और नेशनल जियोग्राफिक डे, ठीक है।
तो आपको खैर हम आपको कितनी बार बताएं, हमेशा ये बताते रहें कि ये याद रखना थोड़ा सा हैसल हो जाता है कि आप इतनी चीज़ें याद रखें कि कौन से डे पे क्या चीज़ मनाई जाती है। कई कई बार तो एक ही दिन में दो दो चीज़ें मनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको याद करना थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उतना नहीं होता है जितना आपको थीम याद करने से होता है, ठीक है। तो थीम आप अच्छे से याद करके जाइएगा, भले कोई आप एक बार इसको स्किप कर दें, इग्नोर कर दें कि कौन से दिन क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस साल की कस्टम्स डे की थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इनकी टारगेट और टाइमलाइन क्या है। तो टारगेट इनका है सूर्योदय योजना का कि रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएं 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में, ठीक है। 1 करोड़ घरों में क्या किया जाएगा, छतों पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे, रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। कितना, कहाँ पे, कितने घरों में, तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में, ठीक है। विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट टू 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर बाय 2026, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन सेट की गई है कि, या एक टारगेट सेट किया गया है कि 40 गीगावाट जो है कंट्रीब्यूट करेगी सूर्योदय योजना के अंतर्गत। कब तक, 2026 तक, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आरईसी इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एजेंसी कौन सी है, आरईसी। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जो कि इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। और सीपीएसईज कौन कौन से पब्लिक सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, तो 8 सीपीएसईज विल बी इन्वॉल्व, लाइक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड एक्सेट्रा अंडर रेस्को मॉडल, ठीक है। तो ये सीपीएसई 8 सीपीएसईज इन्वॉल्व करेंगी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में, ठीक है। यहाँ कुछ बातें बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से देख लेते हैं। तो कैशलेस एवरीवेयर लॉन्च किया गया है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने लॉन्च किया है कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी इंश्योरेंस है वो कैशलेस हो जाएगा, ठीक है। जो भी इंश्योरेंस की स्कीम्स है वो कैशलेस हो जाएंगी। किसने लॉन्च किया है, तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेमवर्क फॉर ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉयज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब शेयर्स के क्या होंगे, ऑफर फॉर सेल होंगे टू एम्प्लॉयज, ठीक है। कोई कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको, वो भी अब शेयर्स खरीद सकते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके लिए जो भी फ्रेमवर्क लाया गया है वो सेबी ने फ्रेमवर्क उसके लिए लॉन्च किया है, ठीक है, थ्रू एनएसई एंड बीएसई, ठीक है, थ्रू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या होगा, जो भी शेयर्स हैं, किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो उन्हीं कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो है शेयर्स मिलेंगे, ऑफर फॉर सेल के लिए मिलेंगे, ठीक है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है स्वैग पेंशन प्लान। तो मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है स्वैग इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। स्वैग पेंशन प्लान किसका है, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है जोमेटो पेमेंट्स। जोमेटो पेमेंट्स को अप्रूवल मिला है एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। जोमेटो पेमेंट्स को क्या मिला है, एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है, ठीक है।